जब भी कोई लीडर वर्ड सुनता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा ही पर्सन आता है जो सिर्फ ऑर्डर देता है। इसका काम होता है दूसरों को सिर्फ ऑर्डर देना एंड उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों दूसरों की फीलिंग्स हर्ट हो रही है, दूसरे ऑफेंड हो रहे हैं, बट वो अपना काम दूसरों से करवा ही लेता है। वो अपने टीम मेंबर्स को बिना उनकी पीओवी को समझे बस ऑर्डर देता जाता है एंड अपना काम करवाता है। एंड बहुत लोगों को ये चीज़ ट्रू भी लगती है कि यही ट्रू लीडर होता है, यही लीडर का काम होता है, ऐसे ही लीडर अपना काम करवाता है। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर्स को बिना ऑफेंड करे, बिना उनकी फीलिंग्स को हर्ट करे, उनको बिना फोर्स करे, उनके साथ एज अ टीम मेंबर बन के ही काम करता है एंड खुद को दूसरों से सुपीरियर नहीं मानता है। एक अच्छे लीडर के टीम मेंबर्स भी बिना अपने लीडर से रिजेंट होके खुशी खुशी उसके ऑर्डर फॉलो करता है, क्योंकि एक अच्छा लीडर अपने टीम मेंबर्स का पीओवी समझता है एंड उसको पता होता है कि अपने टीम मेंबर्स से काम कैसे करवा सकता है। बहुत सारी लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने टीम मेंबर्स को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल करता है एंड बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो उनके लिए नॉर्मल बन चुकी है। बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो अभी लोग सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है। सो दैट्स वाई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का यही पार्ट 4 will help us to understand how to change people without giving offense or arousing resentment while being a leader. Hi, this is Kalkeen, and in today's video, we will talk about how to be a leader. Principle 1 is begin with praise and honest appreciation. सो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कंप्लेन कर रहा होता है कि तुम ये काम अच्छे से नहीं करते, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये यहाँ पे गलत कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इंस्टेड ऑफ अपने एम्प्लॉय को, अपने टीम मेंबर को उसके सारे गलत पॉइंट्स गिनाना, उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स गिनाना, एक लीडर को अपने टीम मेंबर या एम्प्लॉय को उसके अच्छे पॉइंट्स पहले बताने चाहिए, उसके गुड पॉइंट्स पहले बताने चाहिए। मोस्टली लोग नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड गुड पॉइंट्स को काइंड ऑफ इग्नोर कर देता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू हैंडल थिंग्स व्हेन यू आर अ लीडर। अगर कोई बंदा एक चीज़ अच्छी करता है और एक चीज़ गलत कर देता है तो मोस्टली लीडर्स या फिर जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका सबसे पहले ध्यान उस नेगेटिव चीज़ में जाता है, उस गलत चीज़ में जाता है। सो ऐसा करने के बजाय जो चीज़ उस पर्सन ने अच्छे से की, जो चीज़ उसको जैसी करनी चाहिए थी या उससे बेटर तरीके से की, तो उस चीज़ के लिए उसको प्रेज़ करना चाहिए एंड उसके बाद उसको वो चीज़ें बतानी चाहिए जो उसने गलत करी, कि तुमने ये चीज़ बहुत अच्छे से करी, बट ये चीज़ जो तुमसे गलत हो गई है उस पे तुम आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एंड ऐसे टाइम पे तुमको उनकी ऑनेस्टली अप्रिशिएशन करनी चाहिए, उनकी ऑनेस्टली तारीफ़ करनी चाहिए, ताकि जब भी तुम उनके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करोगे तो उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। बिगिनिंग विद प्रेज़ इज़ लाइक द डेंटिस्ट हू बिगिन हिज वर्क विद नोवोकेन। द पेशेंट स्टिल गेट्स अ ड्रिलिंग, बट द नोवोकेन इज़ पेन किलिंग। अ लीडर विल यूज़। तुम्हें अपने बुरे पॉइंट सुनने में उतना बुरा नहीं लगेगा जब वो सब सुनने से पहले तुम्हें एक अच्छी खासी प्रेज़ मिली हो, अच्छा खासा एप्रिशिएशन मिला हो दूसरों से, कि तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया है, इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता है, जो भी एप्रिशिएशन तुम्हें मिल सकता है। इट इज़ ऑलवेज ईज़ियर टू लिसन टू अनप्लीजेंट थिंग्स आफ्टर वी हैव हर्ड सम प्रेज़ ऑफ आवर गुड पॉइंट्स। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे बॉस जो अपने एम्प्लॉयज़ को नेगेटिव पॉइंट्स गिनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी गलतियाँ निकालने लग जाते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा फ़ील कराते हैं कि उनका जो गुड पॉइंट्स थे, उनके जो अच्छा काम था, वो मैटर ही नहीं करता। उनका वो जो अच्छा काम उन्होंने किया इतनी मेहनत करके, वो मैटर ही नहीं करता है एंड उनके बॉस का सिर्फ़ उनकी गलतियों पे ही ध्यान गया। सो ऐसे टाइम पे टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज़ हमेशा अपने लीडर के लिए एक रिज़ेंटमेंट एटीट्यूड रखते हैं कि वो अपने बॉस को लाइक नहीं करते, वो अपने लीडर को लाइक नहीं करते, क्योंकि उनका लीडर उनकी अच्छाइयाँ देखता ही नहीं है। एंड ऐसे बिहेवियर के बाद उन लोगों को वो काम करने की मोटिवेशन मिलती ही नहीं है, क्योंकि उनका लीडर उनको वो मोटिवेशन कभी देता ही नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल इज कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से ही कनेक्टेड है एंड इसमें ये समझाया गया है कि किसी की गलती को डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना चाहिए। एंड इस चीज़ से रिलेटेड इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि चार्ल्स शॉप को एक दिन अपने स्टील मिल्स में कुछ एम्प्लॉयज़ स्मोक करते हुए दिखते हैं एंड वो स्मोक भी वहाँ पे कर रहे थे जहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। सो इंस्टेड ऑफ उनको जाके डायरेक्टली ऐसा बोलना कि क्या तुमको ऊपर साइन नहीं दिख रहा है नो स्मोकिंग का, तुम यहाँ पे स्मोक क्यों कर रहे हो जब ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ दैट श्वाब उन एम्प्लॉयज़ के पास जाता है एंड उन सभी एम्प्लॉयज़ को एक एक सिगार ऑफर करता है। एंड श्वाब वो सिगार्स को ऑफर करने के बाद ऐसा बोलता है कि आई विल अप्रिशिएट यू बॉयज़ अगर तुम ये सिगार को बाहर जाके स्मोक करोगे तो। लाइक डिड यू सी कि उसने इस सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल किया। वो लोग लिटरली वहाँ पे स्मोक कर रहे थे सिगरेट्स एंड ये बंदा वहाँ पे जाके उनको और एक्स्ट्रा सिगार ऑफर कर देता है स्मोक करने के लिए,
बट सिगार ऑफ़र करने के बाद वो उनको बोलता भी है कि तुम लोग बाहर जाके स्मोक कर सकते हो। ऐसे ही श्वाब ने उनको इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि वो चाहता है कि वो लोग बाहर जाके स्मोक करें। बट उनको ये समझ में आने के बाद बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसने लिटरली उनको सिगार ऑफ़र करी थी। सो देयर विल बी नो रिज़ेंटमेंट। इस चैप्टर में एक और चीज़ बताई गई कि बहुत सारे लोग जब ये टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो वो एक छोटी-सी गलती कर देते हैं कि वो सबसे पहले एक पर्टिकुलर इंसान की प्रेज़ करते हैं, उसको बहुत अच्छे से एप्रिशिएट करते हैं। बट ये सब करने के डायरेक्ट बाद वो उसको डायरेक्ट मिस्टेक्स गिनाने लग जाते हैं, उसकी सारी गलतियाँ बताने लग जाते हैं। भले ही उन्होंने स्टार्टिंग में उसको प्रेज़ किया बट उसके जस्ट बाद वो उनको उसकी गलतियाँ बताने लग जाते हैं। एंड व्हिच इज़ अ वेरी बैड वे टू यूज़ दिस टेक्निक। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू जॉनी फॉर रेज़िंग योर ग्रेड्स दिस टर्म, बट if you had worked harder on your algebra, the results would have been better. सो इसमें जॉनी के पेरेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने भले उसको जॉनी को प्रेज़ किया उसके मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए, लेकिन उसको प्रेज़ करने के डायरेक्ट बाद उन्होंने बट यूज़ करके उसको उसकी मिस्टेक्स बता दी। सो इसलिए इंस्टेड ऑफ बट का यूज़ करना, एंड का यूज़ करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होगा। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू जॉनी फॉर रेजिंग योर ग्रेड्स दिस टर्म, एंड बाय कंटिन्यूइंग द सेम एफर्ट्स नेक्स्ट टर्म योर अलजेब्रा ग्रेड कैन बी अप विद ऑल द अदर्स। ये सुन के जॉनी को समझ में आ जाएगा कि उसके पेरेंट्स ने उसके गुड पॉइंट्स को भी नोटिस किया एंड कैसे वो यही गुड पॉइंट्स को यूज़ करके अपने अलजेब्रा पे भी मार्क्स अच्छे ला सकता है। जॉनी के पेरेंट्स ने उसको ये बात समझा दी कि अगर वो इसी तरह से मेहनत करता रहेगा तो उसके अलजेब्रा में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जॉनी को ये चीज़ प्रेज ही लगेगी। The principle third is talk about your own mistakes before criticizing the other person. इस चैप्टर में बताया गया है कि डेल कार्नेगी की जो नीस होती है, जिसका नाम होता है जोसेफाइन कार्नेगी, वो न्यूयॉर्क आई होती है डेल कार्नेगी की सेक्रेटरी बनने के लिए। एंड जोसेफाइन जो होती है वो 19 साल की होती है, उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो पहली बार काम करने आई होती है डेल कार्नेगी के पास। सो एक दिन क्या होता है, जोसेफाइन कुछ चीज़ गलत कर देती है एंड डेल कार्नेगी उसको क्रिटिसाइज़ करने ही वाले होते हैं। बट जोसेफाइन को क्रिटिसाइज़ करने से पहले डेल कार्नेगी ये सोचते हैं कि जोसेफाइन उनसे कितनी ज़्यादा छोटी है। जोसेफाइन के पास वो सारा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जो डेल कार्नेगी के पास है, एंड ऑब्वियसली उसके पास वो सेम जजमेंट, वो सेम इनिशिएटिव पावर्स नहीं होंगी जो डेल कार्नेगी के पास है, क्योंकि डेल कार्नेगी को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड जोसेफाइन ने अभी-अभी काम करना स्टार्ट किया है। एंड डेल कार्नेगी ये भी सोचते हैं कि जब वो जोसेफाइन की एज के थे, जब वो खुद 19 साल के थे, तो क्या वो जोसेफाइन जिस लेवल पे अभी है, उस लेवल का भी काम कर रहे थे उस टाइम? एंड जिसका आंसर था नहीं। सो इंस्टेड ऑफ जोसेफाइन को कॉम्प्लीमेंट देना कि वो उनसे कितना ज़्यादा बेटर कर रही है जब वो खुद उस एज में थे, वो जोसेफाइन को क्रिटिसाइज़ करने वाले थे। सो जब भी जोसेफाइन कभी कुछ गलत कर देती थी, तो डेल कार्नेगी हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग ऐसे ही करते थे कि जोसेफाइन तुमने ये चीज़ गलत कर दी है, बट भगवान जानता है कि तुमसे कई गुना ज़्यादा मैंने गलतियाँ करी थी तुम्हारी एज में, एंड तुमसे कई गुना ज़्यादा वर्स्ट गलतियाँ करी थी। तुम जजमेंट के साथ पैदा नहीं हुई थी, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता है, एंड तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बेटर कर रही है जब मैं तुम्हारी एज का था। सो उन्होंने जोसेफाइन को उसकी गलती बताने के साथ साथ उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कि वो उनसे कितना ज़्यादा बेटर कर रही है। जब सामने वाला भी अपनी गलतियाँ खुद से ही एक्सेप्ट कर लेता है, तो दूसरे इंसान को भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एडमिटिंग वन्स ओन मिस्टेक्स इवन व्हेन वन हैज़न्ट करेक्टेड देम कैन हेल्प कन्विंस समबडी टू चेंज हिज बिहेवियर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इमेजिन करो कि तुम सिगरेट पीते हो एंड तुम्हारा बच्चा है, एंड वो बच्चा तुम्हें देखता है कि तुम सिगरेट पीते हो एंड तुम्हें देख देख के वो भी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो भी सिगरेट पीने का सोचता है। सो इंस्टेड ऑफ अपने बच्चे को चिल्लाना कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम सिगरेट पीने का सोच भी कैसे सकते हो एंड सो ऑन, तुम अपने बच्चे के सामने एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, बट इसी के साथ तुम उसे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि तुम कितना ज़्यादा रिग्रेट करते हो अभी सिगरेट पीना, एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा है स्मोकिंग स्टार्ट करने के बाद। एंड ऐसा समझाने के बाद तुम अपनी गलतियाँ भी उसके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड ये सब सुनने के बाद तुम्हारा बच्चा भी समझ जाएगा कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हिम। ऐसा सुन के कि तुम्हारी लाइफ कितनी मिजरेबल हो चुकी है स्मोकिंग स्टार्ट करने के बाद, मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा भी स्मोकिंग छोड़ देगा। ऐसा करने के बाद सामने वाला ऐसा फील नहीं करेगा कि तुम बस उसको उसकी गलतियाँ बता रहे हो एंड तुम स्मार्ट हो, तुम सुपीरियर हो, तुमने कभी ऐसी गलती नहीं करी, तुम स्टूपिड नहीं हो, बट वो सामने वाला स्टूपिड है। एंड अपनी गलतियाँ उसके सामने एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले समझ आएगा कि तुम भी उसके ही लेवल में कभी हुआ करते थे, एंड ये छोटी सी मिस्टेक सही करी जा सकती है। द प्रिंसिपल 4 इज आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ समझाई गई है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता रहती है
कि इंस्टेड ऑफ किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना कि मुझे वो बॉटल पास करना, इंस्टेड क्या तुम मुझे वो बॉटल पास करोगे? क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए वो कर सकते हो? यू माइट कंसिडर दिस, डू यू थिंक दैट वुड वर्क? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मे बी इफ वी वर टू फ्रेज इट दिस वे इट वुड बी बेटर। इंस्टेड ऑफ लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर देना, हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछ के उनसे काम करवा सकते हैं। ऐसा करके हम सामने वालों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो खुद का डिसीजन लेके भी वो काम कर सकता है। इंस्टेड जो लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को बस ऑर्डर दे देते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स को ऐसा लगता है कि उनका काम बस लीडर की बात सुनना है एंड लीडर की बात को फॉलो करना है एंड उनका एज अ टीम कोई डिसीजन मेकिंग रहा ही नहीं। एंड इसी की वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं एंड कोऑपरेशन भी ख़राब रहता है। वहीं अगर हम दूसरों को उनके डिसीजंस खुद लेने देते हैं तो फिर ऐसे टाइम पे कोऑपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है एंड लीडर के लिए जो एक रिजेंटमेंट वाला एटीट्यूड होता है वो भी हट जाता है एंड ऐसे टाइम पे झगड़े भी बहुत कम होता है। ऐसा करने से तुम्हारे टीम मेंबर्स को एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस भी मिलती है कि उनके आइडियाज़ भी मैटर करते हैं, उनका पीओवी भी मैटर करता है। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है जिसमें बताया गया है कि एक मशीन पार्ट्स की कंपनी का एक मैनेजर रहता है जिसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती है, उनको एक बहुत लार्ज ऑर्डर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो वो जो मैनेजर होता है उनको ये डाउट आ रहा था कि जो उस ऑर्डर की डिलीवरी डेट है वो उस डिलीवरी डेट तक काम पूरा नहीं कर पाएंगे एंड वो प्रॉपर कन्विंस हो चुके थे कि वो बिल्कुल भी उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो टाइम दिया गया था उस ऑर्डर को पूरा करने का वो टाइम बहुत ज़्यादा कम था। ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख के इंस्टेड ऑफ अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करना कि ये काम करो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें एंड इसको मैं खोने नहीं दे सकता, तो तुम इसको कैसे भी करके पूरा करो। इंस्टेड वो सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, सारे वर्कर्स को इकट्ठा करता है साथ में एंड वो उनको क्लियरली बताता है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है उनकी कंपनी के लिए एंड उनके वर्कर्स के लिए एंड अगर वो ये ऑर्डर को पूरा कर देंगे तो कितना ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा, उन वर्कर्स के लिए कितना बेटर रहेगा, उनकी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो वो अपने वर्कर्स से क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे ये ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या हमें ये ऑर्डर लेना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद वो वर्कर्स अपने मैनेजर को आइडियाज़ बताने लग जाते हैं एंड वो लिटरली इंसिस्ट करते हैं अपने मैनेजर को वो ऑर्डर लेने का एंड वो सभी वर्कर्स उस सिचुएशन को वी कैन डू इट एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। सो उनके मैनेजर ने जब उनसे क्वेश्चंस पूछे तो उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिला एंड उनको ये समझ आ गया कि उनके आइडियाज़ भी मैटर करते हैं, उनका डिसीजन भी मैटर करता है एंड वो सब उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस भी करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनका ऑर्डर टाइम पर डिलीवर भी हो जाता है। ये सब के बजाय अगर उनका मैनेजर उनसे बिना पूछे डिसीजन ले लेता, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता एंड उनको फोर्स करता उस चीज़ को जल्दी कंप्लीट करने में, तो बहुत सारे लोग उसको ज़बरदस्ती कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं बट हो सकता है कि वो उसको कंप्लीट ना कर पाते टाइम पे क्योंकि उनके मैनेजर ने उनसे बिना पूछे वो डिसीजन ले लिया एंड उनको अब फोर्स कर रहे हैं वो चीज़ को करने के लिए ज़बरदस्ती। आस्किंग क्वेश्चंस नॉट ओनली मेक्स एन ऑर्डर मोर पैलेटेबल, it often stimulates the creativity of the persons whom you ask. The fifth principle is let the other person save face. फ्रेंच ऑथर एंटोइन दे सेंट बोलते हैं कि I have no right to say or do anything that diminishes a man in his own eyes. What matters is not what I think of him, but what he thinks of himself. Hurting a man in his dignity is a crime. जब भी तुम्हें पता होता है कि सामने वाला डेफिनेटली गलत है एंड तुम एकदम सही हो बट उसको गलत प्रूफ करके तुम उसके ईगो को हर्ट करते हो एंड तुम उसको खुद के लिए ही बुरा फील करा देते हो या फिर कोई अगर उधर होता है तो दूसरों के सामने बुरा फील करा देते हो। एज अ लीडर ये मैटर नहीं करता कि तुम उस इंसान के बारे में क्या सोचते हो बट वो इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है। इस चैप्टर में दो लीडर के एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें से एक लीडर जो होता है उसका जो एम्प्लॉय होता है वो कुछ गलती कर देता है, एक माइनर मिस्टेक कर देता है एंड वो जो लीडर होता है वो उसको बहुत बुरा भला बोलता है, वो उसको बहुत ज़्यादा सुनाता है, बहुत उस पर गुस्सा करता है। तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो उस कंपनी को छोड़ के दूसरी उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी में जॉब करने लग जाता है, उधर काम करने लग जाता है एंड वहाँ का जो लीडर होता है वो जब कोई गलती करता है, वो पर्सन जब कोई गलती करता है तो वो उधर का लीडर इंस्टेड ऑफ उस पे गुस्सा करना, उसको चिल्लाना, उसको बुरा भला बोलना, वो उस एम्प्लॉय के लिए थैंकफुल रहता है एंड वो अपने एम्प्लॉय को थैंक यू भी बोलता है उसके एफर्ट्स के लिए, जो भी उसने एफर्ट्स लगाया उस काम को करने के लिए एंड वो उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो आगे जाके ये मिस्टेक सेम मिस्टेक वापस से नहीं करेगा एंड यही सुन के, यही पॉजिटिव रिएक्शन के बाद वो एम्प्लॉय वहाँ पे और अच्छा काम करता है
एंड वो लीडर उसको लेट डाउन फील नहीं कराता है, वो उसकी एबिलिटी पे पूरे अच्छे से ट्रस्ट करता है। वो लीडर उस एम्प्लॉय को बाकी सभी लोगों के सामने ये बोलता है कि उसको उसकी एबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं है एंड उनको पूरा भरोसा है कि वो इससे भी अच्छा काम करके उनको देगा फ्यूचर में। ये सब सुनने के बाद वो एम्प्लॉय उस रूम से कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता है एंड ये सोच के बाहर निकलता है कि वो अपने बॉस को, अपने लीडर को वापस से कभी लेट डाउन फील नहीं कराएगा। सो यू कैन सी कि दोनों ही बॉस ने इस सिचुएशन को कितने डिफरेंट वे में हैंडल किया एंड उन दोनों का रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है कि किसी भी इंसान की दूसरों के सामने इमेज ख़राब नहीं करनी चाहिए, या फिर दूसरे भी नहीं तो खुद के लिए ही इमेज ख़राब नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है एंड उनकी सेल्फ इमेज, उनका सेल्फ स्टीम खुद के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रिंसिपल 6 इज praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Let us praise even the slightest improvement that inspires the other person to keep on improving. किसी को एक छोटी सी भी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेज करना उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी ग्रोथ के लिए। कोई इंसान अगर किसी चीज़ को कर भी नहीं पा रहा है बट स्टिल वो पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी उसको प्रेज़ देना चाहिए, उसको उस चीज़ के लिए भी एप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे टाइम पे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है उसने एफर्ट्स डाले, उसने मेहनत करी बट काम तो पूरा हुआ नहीं है ना। तो ऐसे टाइम पे वो बिल्कुल भी उसको प्रेज़ नहीं करते, एप्रिशिएट नहीं करते उसके टाइम के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए। ऑथर ने बताया कि जो एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, जो एनिमल ट्रेनर होता है, वो लोग जब भी कोई एनिमल स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो वो ट्रेनर उनको ट्रीट्स देता है उनके छोटे से छोटे इम्प्रूवमेंट के लिए भी। एंड ऑथर बोलते हैं कि यही सेम साइकोलॉजी, यही सेम कॉमन सेंस हम ह्यूमन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि वो जब भी कोई स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, वो जब भी ऐसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तो उनको एज अ ट्रीट प्रेज़ मिलेगी। एंड प्रेज़ मिलना सबको पसंद है। जब भी तुम्हें कोई तारीफ़ करता है तुम्हारी किसी चीज़ के लिए तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है एंड उसी तारीफ़ को वापस से पाने के लिए तुम उस चीज़ को और बेटर करोगे फ्यूचर में। जो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है, उन्हीं छोटी-छोटी चीज़ को अगर नोटिस करके तुम उनको प्रेज़ करोगे, तो वही छोटी-छोटी चीज़ उनको हेल्प कर सकती है उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, उनकी ग्रोथ में। इफ़ यू एंड आई विल इंस्पायर द पीपल विद whom we come in contact to a realization of the hidden treasures they possess, we can do far more than change people. We can literally transform them. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बुक में बताई गई हैं जिसमें बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे टीचर्स जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हुआ करती थी बचपन में, बट उनको छोटी सी एक प्रेज़ मिलने की वजह से, एक छोटा सा एप्रिसिएशन मिलने की वजह से उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनका पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ वो नोटिस नहीं कर रहे थे, जो कोई और नोटिस नहीं कर रहा था, वो कोई एक पर्टिकुलर इंसान नोटिस करके उनको जब प्रेज़ कर देता है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ उनको हेल्प करती है ग्रो करने में। इसको एक सिंपल फॉर्म में समझने के लिए इमेजिन करो, एक लड़की होती है, वो ड्रेसअप होके आई होती है, एकदम प्रॉपर ड्रेसअप होके आई होती है एंड उसने मेकअप वगैरह सब अच्छे से कर रखा होता है। बट उसने अपने सबसे ज़्यादा मेहनत नेल्स में करे होते हैं। वो अपने नेल्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आई होती है, बट जितने भी लोग होते हैं वो उसको देख के उसके ड्रेस की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कोई भी उसके नेल्स को नोटिस नहीं कर रहा होता है। बट तुम एक ऐसा पर्सन होते हो जो उसके नेल्स को नोटिस करके उसके नेल्स के लिए उसको तारीफ़ करते हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसको उसके नेल्स की तारीफ़ पे ही लगेगा, ना कि उसकी ड्रेस की तारीफ़ में, क्योंकि ड्रेस तो हर कोई नोटिस कर रहा था बट नेल्स सिर्फ तुमने नोटिस किए एंड वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी। ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, लोग ज़्यादातर इसका टोटली अपोज़िट ही करते हैं। लाइक इमेजिन अगर कोई कोई छोटी-सी भी गलती कर देता है, तो उस छोटी-सी गलती को लेके बहुत बड़ा इश्यू बना देता है। बट कोई अगर बहुत अच्छी चीज़ कर देता है तो उसको एकदम छोटा-सा प्रेज़ दे देंगे। यही इस चैप्टर में समझाया गया है कि स्लाइटेस्ट एक छोटे से भी इम्प्रूवमेंट का हमें बहुत अच्छे से उसको प्रेज़ देना चाहिए, ऑनेस्टली प्रेज़ देना चाहिए एंड गलतियों को कैसे इनडायरेक्टली सामने वाले को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली उसकी गलतियों के बारे में बता दिया। प्रिंसिपल 7 इज़ गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव अ पर्सन इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट, एक्ट एज दो दैट पर्टिकुलर ट्रेट वर ऑलरेडी वन ऑफ हिज और हर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सैमुअल वॉकलैंड बोलते हैं कि द एवरेज पर्सन कैन बी लेड रेडिली इफ़ यू हैव हिज और हर रिस्पेक्ट एंड इफ़ यू शो दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर सम काइंड ऑफ एबिलिटी। किसी की एक एबिलिटी को यूज़ करके हम उस इंसान को एक फाइन रेपुटेशन दे सकते हैं जिसको लेके वो प्राउड फील करे, जिसको लेके वो कॉन्फिडेंस फील कर सकता है। इस चैप्टर में एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें बताया है कि एक टीचर रहती है जिसके क्लास में
एक स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड, लाउड और क्लास को परेशान करने वाला स्टूडेंट रहता है। सो इंस्टेड वो टीचर उसको डाँटती नहीं है, उसको चिल्लाती नहीं है कि तुम बैड स्टूडेंट हो, तुम डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हो क्लास का। वो स्टूडेंट के पास जाती है एंड उसको बोलती है कि तुम नेचुरली एक गुड लीडर हो एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देती हूँ कि तुम क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे एंड तुम दूसरों को ख़राब नहीं करने दोगे डिसिप्लिन क्लास का, एंड तुम आज से क्लास के मॉनिटर हो। टीचर को ये समझ में आ जाता है कि उस लड़के में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड रहता है एंड टीचर को उसकी ये एबिलिटी एकदम परफेक्ट लगती है उसको मॉनिटर बनाने के लिए। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट ठान लेता है कि वो अपने टीचर को कभी लेट डाउन फील नहीं करेगा, क्योंकि उस टीचर ने उसकी वो एबिलिटी को नोटिस किया कि वो एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, वो क्लास को हैंडल कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो क्लास को हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लाउड था, एक्सट्रोवर्टेड था। उसको पता था कि लोगों से कैसे बात करते हैं, उसको पता था कि कैसे एज अ लीडर लोगों को हैंडल करा जाता है। प्रिंसिपल 8 इज यूज इंकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। अपने बच्चे, अपने वाइफ, अपने किसी एम्प्लॉय को जाके ये बोलो कि तुम स्टूपिड हो, तुम ये काम को कभी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, तुम्हें ये काम करते नहीं आता, तुम इस काम में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है इस काम को ठीक करने की। एंड ऐसा बोलने के बाद तुम उस पर्सन के अंदर जो थोड़ी सी भी एबिलिटी थी, जो थोड़े से भी वो इम्प्रूवमेंट कर सकता था उस चीज़ में, उस चीज़ को भी ख़त्म कर दोगे। उसकी जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी उस चीज़ में ग्रो करने की, वो सारी तुमने बंद कर दी ऐसा बोल के। एंड वो फ्यूचर में कभी उस चीज़ को करने का ट्राई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसके सेल्फ इमेज को, सेल्फ एस्टीम को पूरा ख़त्म कर दिया उस चीज़ को लेके। बट वहीं अगर हम इसका उल्टा करें, हम सामने वाले को किसी उस छोटी सी गलती के लिए ऐसा फ़ील करा दें कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईज़ी है एंड वो प्रॉब्लम बहुत ईज़िली सॉल्व हो सकती है। तुम्हें उन पे फ़ेथ है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हें उनमें ट्रस्ट है, तुम्हें उनकी एबिलिटी में ट्रस्ट है एंड वो अपना पूरा बेस्ट देंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस मिस्टेक को सही करने के लिए। इस चैप्टर में ऑथर ने एग्ज़ाम्पल दिया है जिसमें एक बच्चा रहता है, जिसका बचपन में किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका ब्रेन स्लो हो जाता है, वो मैथ्स में कमज़ोर हो जाता है, उसको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को एनकरेज करते हैं कि मैथ्स ईज़ी टू डू है, वो मैथ्स कर सकता है, मैथ्स करना कोई बड़ी बात नहीं है एंड वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ईज़िली। तो वो डेली अपने बच्चे को एनकरेज करते थे एंड जब भी उनका बच्चा मैथ्स का कोई प्रॉब्लम, छोटा-सा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, तो वो फैमिली उस चीज़ को एक बिग डील बना लेते थे एंड उसके छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करते थे अच्छे से। इससे उस बच्चे को ये सिग्नल मिला कि मैथ्स को सीखना एक फ़न प्रोसेस है एंड मैथ्स को वो कर सकता है। उसको थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके फ़ेथ मिला कि वो मैथ्स सॉल्व कर सकता है एंड ऐसा डेली करने के बाद उसके पेरेंट्स की वजह से वो मैथ्स में अच्छे ग्रेड्स लाने लगा एंड वो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह मैथ्स में भी बेटर होने लग गया। इस प्रिंसिपल का बेसिक मीनिंग यही है कि एक छोटे से मिस्टेक को भी सही करा जा सकता है, उसको एज़ अ बिग डील करके ना दिखाना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको तुम कर नहीं सकते। उसको एक ईज़ी टू डू टास्क बताना कि तुम ये कर सकते हो, उनको एनकरेज करना वो चीज़ करने के लिए एंड उनको मोटिवेशन देना कि वो ये चीज़ कर सकता है। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके तुम सामने वाले को एक पावर दे देते हो, एक होप दे देते हो, उनको थोड़ा-सा एनकरेज देके उनको ये फ़ील करा सकते हो कि ये मिस्टेक बहुत ईज़िली सॉल्व हो सकती है। प्रिंसिपल 9 इज़ मेक द अदर पर्सन हैप्पी डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। ऑथर इसमें ये बताते हैं कि किसी से कुछ चीज़ करवाने के लिए उनको काइंड ऑफ एक ब्राइब देना, काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देना जिससे वो चीज़ करे। फॉर एन एग्जांपल, एक बॉस रहता है, वो अपने एम्प्लॉय को, वहाँ के एक वर्कर को बोल देता है कि यहाँ पे अभी कस्टमर्स आने वाले हैं एंड यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है, तो फिर इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर दो ताकि तुम्हें कल भी इसको साफ़ ना करना पड़े। तो इंस्टेड ऑफ उस वर्कर को, उस बॉस ने डायरेक्ट ऑर्डर दे देता कि इसको, यहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है, इसको अभी के अभी साफ़ करो। एंड उस बॉस ने लिटरली उसको एक रीज़न दे दिया वो काम को अभी के अभी करने का, ताकि उसको वो काम कल ना करना पड़े। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम लें, तो फिर इमेजिन करो कि कोई गार्डनर है एंड वो गार्डन को ढंग से साफ़ नहीं कर रहा है। तो अगर तुम उसको बोलोगे कि अगर तुमने गार्डन को ढंग से साफ़ किया तो तुम्हें टिप मिलेगी, एंड अगर तुमने एक भी पत्ती, एक भी लीफ को छोड़ दिया तो उसके पैसे कटते रहेंगे। दिस इज़ लिटरली लाइक ब्राइब देना सामने वाले को, ताकि वो उसका काम अच्छे से करे।
एंड अगर हम सामने वाले का पीओवी समझे तो फिर ऑब्वियसली वो उस काम को अच्छे से करेंगे क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है उस काम के बदले। इस लास्ट चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं जिसकी हेल्प से तुम सामने वाले का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो। जैसे कि बी सिंसियर, डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर, फॉरगेट अबाउट द बेनिफिट्स टू योर सेल्फ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेनिफिट्स टू द अदर पर्सन। नो एग्जैक्टली वॉट इट इज यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डू। बी एम्पैथेटिक, ask yourself what is it the other person really wants. Consider the benefits that person will receive from doing what you suggest. Match those benefits to the other person's wants. लास्ट चैप्टर में यही बताया गया है जो अभी तक हम लिटरली समझते आ रहे हैं कि सामने वाले का पीओवी समझो कि वो तुम्हारा काम क्यों करेगा, उसके पास क्या रीज़न है कि वो तुम्हारा वो काम करेगा। उसको एक गुड रीज़न दो वो काम करने का एंड वो खुशी खुशी तुम्हारा काम कर देगा। फाइनली मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के सभी पार्ट्स के लिटरली हर प्रिंसिपल को कवर कर दिया है। इस बुक के कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो 2-3 चीज़ें हैं जैसे कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, सामने वाला क्यों तुम्हारा काम करेगा, क्या चाहता है सामने वाला, एंड लोगों से कैसे काइंडली बात की जाती है, लोगों पे कभी गुस्सा नहीं किया जाता है एंड क्यों नहीं किया जाता है गुस्सा, कैसे लोगों को हैंडल करा जा सकता है। एंड ये सब मिलके एक ही जगह पे आता है कि अगर तुम उनकी जगह पे होते तो तुम कैसा चाहते कि सामने वाला तुम्हें ट्रीट करता। इन सभी प्रिंसिपल्स को बार बार रीड करके तुम्हें ये समझ में आएगा कि लोगों से काइंडली रहना चाहिए, लोगों पे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए एंड दूसरों को सोच के चलना चाहिए। सो या इन प्रिंसिपल्स को जब भी टाइम मिले तो बार बार रीड करो ताकि ये तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए एंड इनको रियल लाइफ में भी जब भी तुम्हें चांस मिले तो यूज़ करो ताकि ये तुम्हारे हैबिट में भी है। एंड ऐसा करने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। थैंक यू सो मच अगर तुमने चारों पार्ट्स देख लिए इस बुक के। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू कल्कि, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस बुक के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इन रियल लाइफ। एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।